हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, पिछले 2 दशकों की अगर बात की जाए तो समाज के अगर मूल को देखें तो विवाह एक संस्था के रूप में बहुत से बदलावों को हमने देखा है। वैवाहिक स्वरूपों को बदलते देखा है, समीकरणों को बदलते देखा है। बहुत सारे न्यूज़ को जब हम पढ़ते हैं तो समाजशास्त्रियों का अक्सर ऐसा कहना है कि विवाह एक संस्था के रूप में क्षरित हो रही है, उसमें क्षरण दिख रहा है। आज का जो हमारा ये डिस्कशन है, इसमें हम विवाह एक संस्था के रूप में और परिवार के जो बदलते स्वरूप हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और एक बार फिर से हमारे साथ पंकज सर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अगर पिछले 20 वर्षों की बात, 2 दशक की बात की जाए तो एक बड़ा, एक जिसे कहते हैं आमूलचूल बदलाव देखने को दिखा है, न सिर्फ विवाह के तरीकों पे बल्कि विवाह के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं या जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं उनमें भी। या हम ये कह दें कि अब चर्चा उन पे ज़्यादा हो रही है। शायद पहले होता आया होगा, चर्चा कम होती होगी क्योंकि सोशल मीडिया हो गया है। जब हम विवाह की बात करते हैं, हमारे जो सनातन परंपरा है उसमें 16 संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक माना जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संस्कार तो 16 थे, बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, उपादान हो सकते हैं, लेकिन एक संस्था के रूप में विवाह को क्यों स्पेशल माना जाता है, देखा जाता है, और इसका मूल आधार क्या है? सर जी देखिए, विवाह जो है वास्तव में ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय परिवेश में विवाह एक वैश्विक परंपरा है और ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक संस्था के तौर पर स्थापित है समाज में पूरे तरीके से। इसको हम 2 नज़रिए से देख सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल नज़रिए से भी देख सकते हैं और सोशियोलॉजिकल नज़रिए से भी देख सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में एक थिंकर हुए जिनका नाम था लुइस हेनरी मॉर्गन। उन्होंने मैरिज इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट पर अच्छी रिसर्च करी और उन्होंने बताया कि विवाह किस तरीके से आज की समाज में जिस तरह दिखता है वो आया। तो उन्होंने शुरुआत करी आदिम यौन संबंधों से लेकर के, फिर सामूहिक विवाह की बात करी, उसके बाद उन्होंने युग्म विवाह की बात करी और उसके बाद आज के स्टेटस वाला जो मोनोगैमी है उसकी बात करी। इसी तरीके से एक और बड़ा अच्छी थीसिस है, अलायंस थ्योरी है लेवी स्ट्रॉस की। लेवी स्ट्रॉस अलायंस थ्योरी में कहते हैं कि विवाह जो है वो एक आर्थिक और सामाजिक गठबंधन के साथ साथ राजनीतिक गठबंधन भी है और इसके साथ वो कहते हैं कि ये किनशिप का आधार भी है। किनशिप यानी फैमिली स्ट्रक्चर का पूरा आधार भी है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को सोशियोलॉजी के नज़रिए से देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन कैसे शुरू हुआ और क्यों अस्तित्व में रहा, तो इस पर टालकॉट पर्सन्स की बहुत अच्छी थ्योरी है। एक्चुअली उनकी पूरी थ्योरी फंक्शनलिज्म पर है। वे मानते हैं कि समाज में जो भी समाज है, पूरा का पूरा समाज ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर वो चीज़ जो फंक्शनल है वो रिलेवेंट रहेगी और बनी रहेगी। अगर कोई इंस्टीट्यूशन बना आया है आदिम काल से आज तक, तो इसका मतलब उसकी समाज में उपादेयता है, उपयोगिता है और इसी वजह से वो समाज के लिए काम करेगा। वो मानते हैं कि जो परिवार और विवाह है उसके 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बच्चे हैं, जो अगली जनरेशन है, उसका सामाजिकरण किया जाए, उसका सोशलाइजेशन किया जाए, क्योंकि हम भी मानते हैं और हमेशा से पढ़ते आए हैं कि फैमिली ही पहला लर्निंग पॉइंट होता है बच्चे का। बच्चा सामाजिकरण सीखता है कि समाज में कैसे व्यवहार करना है, कैसे चीज़ों को डील करना है, ये अपने परिवार से सीखता है और ये विवाह परंपरा के आधार से शुरू होता है। और दूसरा बड़ा जो उद्देश्य होता है इसका, वो होता है पर्सनालिटी स्टेबलाइजेशन का। ये अडल्टहुड के लिए है कि व्यक्ति किस तरीके से स्ट्रेस को झेलेगा, किस तरीके से सामाजिक समीकरण में पड़ने वाले दबाव, कंपटीशन और इन सब को झेलेगा। ये पर्सनालिटी का स्टेबलाइजेशन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना टालकॉट पार्सन्स ने। लेकिन ये तो वैश्विक थ्योरीज हुई। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में विवाह की जो परंपरा है वो कभी भी समझौतावादी नहीं रही। यहाँ पर समझौते के नज़रिए से या एग्रीमेंट के तौर पर विवाह को नहीं देखा गया। वास्तव में विवाह को एक संस्कार के तौर पर माना गया। वेदों में भी इसको संस्कार के तौर पर ही दिखाया गया और हमारे यहाँ तो वैदिक काल में अगर देखें तो 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है और इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो एक स्वयंवर प्रथा है जो कि वास्तव में दिखाती है वुमेन एम्पावरमेंट को, चॉइस ऑफ वुमेन को, और एक तरीके से कहें महिलाओं के सम्मान को भी दिखाती है कि वे अपने जो जीवन साथी है उसका स्वयंवर स्वयं कर रही हैं, चॉइस उनकी खुद की है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ आदिम काल से ही इसको मान्यता मिली और अलग अलग तरह के विवाह शैलियाँ, जिनमें से अभी कई सारी चल भी रही हैं, उनको भी मान्यता हमारे प्राचीन काल में थी। मध्यकाल आते आते देखें तो विवाह का स्वरूप और उसमें बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो गई। जैसे कि अगर आप देखें तो मध्यकाल की दौर में जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब बहुत सारे डिविएशंस आपको मैरिज सिस्टम और इंस्टीट्यूशन में दिखाई देंगे। दहेज प्रथा बहुत व्यापक तौर पर।
और उसके बाद हम जब आधुनिक काल में आते हैं, वर्तमान भारत तक आ जाते हैं, तो वर्तमान भारत में हम देखते हैं कि विवाह की संस्था धीरे धीरे डेवलप हो रही है, बदल रही है, कुछ पीढ़ीगत चेंजेस उसमें क्लियर दिखाई देने लगे हैं। तो अगर हम देखें तो क्या जो आजकल नए शब्दावलियाँ और नए ट्रेंड मैरिजेस में दिखाई देते हैं, जैसे कि लेट मैरिजेस की बात करें, नो या चाइल्ड फ्री मैरिजेस की बात करें, तो इस तरीके से जो विवाह के इंस्टीट्यूशन में इस समय के परिवर्तन है, जो समकालीन परिवर्तन है, इनके पीछे भी कुछ ना कुछ ऐसे कारण ज़रूर रहे जिन्होंने समाज से अपने इंस्टीट्यूशन को चेंज किया और इंस्टीट्यूशनल चेंज समाज के चेंज को रिफ्लेक्ट करते रहे। तो इन चेंजेस के आने का क्या कारण हो सकता है सर? सर बेसिकली 3 बड़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो जो देरी से शादी है, डिलेड मैरिजेस है, जी जी। एक है लिव इन रिलेशनशिप है, और एक डिंक जिसकी आपने बात की कि डबल इनकम, नो चाइल्ड या चाइल्ड फ्री जो बात है आपने कही थी। पहले सर डिलेड मैरिजेस पे आते हैं। शादी को बहुत शुरू में कर देने की जो बात प्रथा चली आ रही है कि अर्ली मैरिजेस की जब बात होती है तो बहुत से विचार लोगों के दिमाग में होते थे सर। पहले तो कि जब आदमी रिटायरमेंट की स्थिति तक आए, हमें आधुनिक काल की बात कर रहा हूँ, पुरातन काल में तो बहुत सारी चीज़ें हुई, हम आज़ादी के बाद के पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो सर पहले हमने देखा कि लोग सोचते थे कि जब आदमी रिटायर होने जाएगा तब तक उसका जो बच्चा है, ठीक है, जल्दी शादी हो जाएगी तो जल्दी बच्चे हो जाएंगे, तो जब वो रिटायर होने को जाएगा तब तक वो बच्चा स्थापित हो जाएगा और अपने परिवार को संभाल सकता है। लेकिन अब जब हम समाज को देखते हैं तो रिटायरमेंट से जुड़ी इतनी सारी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, SIPs हैं कि उसके बारे में बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है परिपक्वता भी बढ़ती है, तो शायद अर्ली स्टेज में जो आप शादी करें और बाद में शादी करें तो शायद आप एक बेहतर निर्णय ले सकें कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए बेहतर है। तो जो वर्तमान पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं बहुत आराम से, तसल्ली से, जब वो इंश्योर हो जाएं तब वो शादी करना चाह रहे हैं। इस कारण डिलेड मैरिजेस देखने को मिल रहा है। एक चीज़ और है सर, आपने बहुत सारी थ्योरीज बता दी और मेरे लिए तो बहुत अच्छा अनुभव था, आपने सारी थ्योरीज की बात की। एक थ्योरी एंथनी गिडेंस की भी है। तो वो कहते हैं कि पहले जो रिश्ते होते थे वो बाध्यता के आधार पे होते थे, ठीक है। पहले जब रिश्तों की हम बात करते थे, खासकर शादी के रिश्ते की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो अनिवार्य प्रकृति के हुआ करते थे। अब ये बाध्यता जो है ये बदल गई है। अब आपसी समझ, संतुष्टि, या जैसे हम अनिवार्यता की बात कर रहे हैं तो अब ये रिश्ते वैकल्पिक हो गए हैं। या जब पहले हम बात करते थे कि शादी करना कर्तव्य होता था, अब कहीं ना कहीं लोगों को, चाहे पुरुष हो या महिला, उनको लग रहा है कि शादी एक चॉइस है। और जब हम लिव इन की बात करते हैं तो जो सबसे अलग फैक्टर मुझे लगता है जिस कारण आजकल लिव इन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, आज तो सुप्रीम कोर्ट भी आजकल बहुत ज़्यादा लिव इन के रिलेटेड और लिव इन के पक्ष में बहुत सारी बातें कह रहा है। सर देखिए, किसी भी महिला के अगर हम पर्सपेक्टिव में बात करें तो 3 बड़ी चीज़ें होती हैं। एक होता है कास्ट, एक होता है दहेज, और अगला होता है इन लॉज। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो ये तीनों ही फैक्टर नहीं दिखते हैं आपको। आप आराम से फ्री माइंड होके किसी के साथ रह सकते हैं, समझ सकते हैं। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि अगर 2 साल से ज़्यादा आप किसी के साथ रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक परिपक्वता की तरफ आपका जो रिश्ता है वो बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कारण से जो लिव इन का कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप थोड़े मूल में जाएंगे, जैसे आपने बात की, तो तलाक वगैरह के जो केसेस हैं, एक बहुत बड़ा कारण है उसमें कि इन लॉज की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है। इन लॉज मतलब आप जैसे सास, ससुर, ननद, जेठानी और इस प्रकार के जो रिश्ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिश्तों की जो बाध्यता है वो कम हो जाती है, ठीक है सर। इसके अलावा सर मुझे लगता है कि एक टर्म है जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाद, जहां पे विवाह कोई सामाजिक कर्तव्य नहीं है, ये एक व्यक्तिगत चुनाव है। तो जब आपको, मतलब मैं वर्तमान पीढ़ी के हिसाब से बता रहा हूं क्यों ये ट्रेंड ज़्यादा हो रहे हैं, कि जब वर्तमान पीढ़ी को लग रहा है कि अब हम आपको चुनने के लिए रेडी हैं, तब हम आपको चुन लेंगे, नहीं लग रहा है तो हम रेडी नहीं होंगे। इसी प्रकार से सर DINC, डबल इनकम नो चिल्ड्रन, ये बड़ा फेमस है। डिंक, वी बिलीव इन डिंक, की जहाँ पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि बच्चों, सेम कारण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
जो पहले उन्होंने अपने पेरेंट्स को उठाते देखी है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अगर हम बच्चे को पैदा करेंगे तो अपने आप में वो हम पे एक लाइबिलिटी हो जाएगा, फिर उसको लंबे वर्ष तक संभालना, फिर किसी एक को अपनी जॉब को छोड़ना, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं डिंक, लिव इन रिलेशनशिप और डिलेड मैरिज हमको देखने को मिल रही है। सर आपको क्या लगता है कि एक संस्था के रूप में जो विवाह कमज़ोर हो रहा है, लगातार कमज़ोर होती जा रही है, क्या सामाजिक मूल्यों का जो क्षरण हो रहा है, क्या इसके कारण है? जैसे सहनशीलता की बात कर लें, सामूहिकता, एक साथ जुटना, पहले जॉइंट फैमिलीज बहुत हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज देखने को मिली, क्या इस कारण से बहुत ज़्यादा हमको कमज़ोर होती ये इंस्टीट्यूशन दिख रही है? देखिए, मूल्यों का क्षरण थोड़ा सा इसमें मैं डिप्लोमेटिक होना चाहूँगा, क्योंकि मूल्यों का क्षरण कहना बिल्कुल एग्जैक्टली सही नहीं होगा। हालांकि इसको मैं कई नज़रियों से देखता हूँ। तो मैं आपसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमने देखा विवाह की अगर हम बात करें तो पहले विवाह 7 जन्मों का संबंध हुआ करता था, और आज जैसा कि अभी आपने बताया तो वो एक तरीके से ट्रायल एंड एरर वाला मामला हो गया है कि ठीक है, फिट है तो ठीक है, नहीं तो फिर हटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो वास्तव में अगर मैं इस प्रश्न को ही रिफ्रेम करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मूल्य खत्म हो रहे हैं या समय के साथ साथ बदल रहे हैं, ये ज़्यादा बेहतर होगा, जिसको हमें समझना चाहिए। ये मूल्यों का खत्म होना कहना उतना बेहतर नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि समय के साथ साथ अपग्रेड हो रहे हैं, या हो सकता है डाउनग्रेड हो रहे हो, रूपांतरित हो रहे हैं। हाँ, रूपांतरित शब्द बेहतर हो सकता है, उसको समापन की तरफ ले जाना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि देखिए समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। एमाइल दर्खीम कहते हैं कि जब समाज बदलता है तो संस्थाएं भी बदलती हैं। मुद्दा यह है कि यह बदलाव किस दिशा में हो रहा है, और हमें उस दिशा को समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम देखें तो मूल्यों का क्षरण हुआ है किस नज़रिए से? जैसे पहले विवाह त्याग और एक तरीके से संयम का आधार हुआ करता था, अब यहाँ पर त्याग की जगह तकरार होने लगी है। पहले विवाह धैर्य से निभाए जाते थे, ये माना जाता था एक समय के बाद अंडरस्टैंडिंग बन ही जाएगी। अब धैर्य नहीं है, हर चीज़ में उतावलापन है, तेज़ी है, जल्दबाजी है। तो ये चीज़ें बदली हैं। वास्तव में क्या हुआ है कि परफेक्ट पार्टनर की जो खोज है ना, उस परफेक्ट पार्टनर की खोज ने कहीं पर राइट पार्टनर को खो दिया है। वो एक राजकुमार आएगा सफ़ेद घोड़े पे, हाँ, नहीं, वो तो था ही था। अभी जब आपके पास इतनी चॉइसेस है ना, तो आपने हमेशा अपने लिए परफेक्ट पार्टनर चाहा, और उस परफेक्ट पार्टनर की चॉइस में, इस जल्दबाजी में हमने जो राइट पार्टनर का ऑप्शन था वो खो दिया है, वो कहीं मिस हो गया एक्चुअली। तो ये चीज़ें जो बहुत सारी चॉइसेस होती है ना, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, जिसको एक थ्योरेटिकली अगर कहा जाए तो उसको हम पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस की थ्योरी ये है कि जब आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो सारे ऑप्शंस मिलकर भी आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाते हैं, यानी कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल हर एक चॉइस के साथ कम होता चला जाता है। तो ये पैराडॉक्स ऑफ चॉइस से मामला जुड़ता चला जाता है। अगर आप सोचिए 1950 के आसपास महिलाओं के पास क्या विकल्प होते थे? शादी कर लें या शादी कर लें, और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज की महिलाओं को देखिए, वो सीईओ भी हो सकती हैं, सिंगल लाइफ भी अपनी बिता सकती हैं, चाइल्ड अडॉप्ट कर सकती हैं, ऐसा बहुत सारे ऑप्शंस और एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तो इसे हम मूल्यों का पतन कैसे कह सकते हैं? ये वास्तव में अगर हम देखें तो ये मूल्यों का विस्तार भी तो हो सकता है, क्योंकि हम महिला को उस फ्रेम में ही देखते जा रहे हैं कि उसके पास मैरिज ही एक ऑप्शन है। तो ये मूल्यों का विस्तार है, यानी कि अगर हम देखें तो ये सामाजिक मूल्यों का रूपांतरण हो रहा है। मूल्य वही तो नहीं है, लेकिन मूल्य बेहतर भी हैं। कई जगहों पर मूल्य बेहतर हैं। 1960 के दशक में हमेशा लोग सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे। 1990 के दशक में, 2020 के दशक में, आज पर्सन पहले ये सोचता है कि मैं चाहता क्या हूँ। वो पहले अपनी चॉइस और अपने सेटिस्फैक्शन को डिसाइड कर रहा है। अगर हम मैरिजेस के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली उसी पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि अगर पर्सन ये सोचने लगा कि लोग क्या सोचेंगे कि बजाय मेरे को क्या चाहिए, तो ये इवोल्यूशन कहा जा सकता है। ये चेंज ऑफ वैल्यूज तो नहीं कहा जा सकता, कम से कम डिग्रेडेड वैल्यू नहीं तो कहा जा सकता। बिल्कुल सर। और अगर जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, पार्सन ने बताया कि परिवार के 2 कार्य हैं। एक है पर्सनालिटी स्टेबलाइजेशन का, और दूसरा वैल्यूज़ को इनकलकेट करने का, सब बच्चों का सामाजिकरण करने का। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि क्या विवाह करने का उद्देश्य यही है,
और क्या केवल विवाह ही ऐसी संस्था है जो इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है? दोनों का जवाब जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसके अपग्रेडेड वर्जन्स पर भी जा सकते हैं। वास्तव में जब समाज बदलता है तो एक अलग सी टूटन होती है, एक शिफ्टिंग होती है। तो जब कुछ भी चीज़ें बदल रही होती हैं तो कुछ आप मकान भी बदलेंगे तो कुछ चीज़ें तो टूटेंगी। तो वो जो पुराने ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग और पैटर्न्स हैं जिनको हम अभी तक तो सही मान रहे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा और हर परिस्थिति में सही हो। सही बात है। तो उसको चेंज होना ही पड़ेगा और चेंजेस को एक तरीके से एक्सेप्ट करना सोसाइटी के लिए बहुत बेहतर है। तो ये अगर हम कहें कि नहीं केवल जो हमारी प्राचीन मान्यताएं थीं, जो हमारे सिद्धांत थे वो टूट रहे हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लैग करेंगे कि हम ये देखेंगे कि नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा फीलिंग नहीं है, कुछ तो चेंजेस ज़रूर हुए हैं और विवाह ही केवल इसको पूरा नहीं कर सकता है। तो हम जैसे अगर पुराने ज़माने के अनकंडीशनल कमिटमेंट्स की बात करें जो शादियों में हुआ करते थे कि नहीं अब शादी हो गई है तो जीवन भर निभाना ही निभाना है, होता था पुराने ज़माने में ऐसा। या फिर हम बात करें कि जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर होते थे जिससे एक दूसरे का सपोर्ट होता था। तो उनकी जगह अगर हम आज की वैल्यूज़ को देखें तो आज की वैल्यूज़ में हमें जेंडर इक्वालिटी दिखाई देती है, वुमेन एम्पावरमेंट दिखाई देती है, पर्सनल फ्रीडम दिखाई देती है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये वैल्यूज़ उन वैल्यूज़ से ज़्यादा ख़राब हैं या अच्छी हैं, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ख़राब है केवल यही एक पक्ष तो नहीं हो सकता। तो वास्तव में अगर हम कहें वैल्यूज़ के रिगार्डिंग, तो जैसा अरस्तु ने बोला था कि जो वर्च्यू है, जो वर्च्यू लाइज इन द मिडल पाथ, मतलब सबसे बेहतर चीज़ है कि आप मध्यम मार्ग अपनाएं, जो बुद्ध भी कहते हैं। तो यही मध्यम मार्ग सबसे बेहतर हो सकता है कि हमें पुरानी चीज़ों से बेहतर चीज़ लेते हुए नई वैल्यूज़ को भी इनकलकेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी को एक नया पाथ मिलेगा उससे। लेकिन सर मुद्दा ये है कि कितना बदला है हमारा समाज और कितना बदली है हमारी विवाह की संस्था। वास्तव में संयुक्त और एकल परिवार के बीच में जो शिफ्टिंग हुई, जो शिक्षा में शिफ्टिंग हुई, जो आर्थिक स्वतंत्रता मिली, क्या उन सब ने परिवार और विवाह के पूरी संरचना को प्रभावित किया है और कितने हद तक प्रभावित किया है? सर इस पर अगर आप कुछ बताएं तो बेहतर है। हिंदी साहित्य में जब हम लोग आधुनिक काल को पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक नाम आता है रघुवीर सहाय का जी। तो उनकी कविता है कि पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलीता। ठीक है, पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की बन परिणीता निज घर बार बसाइए। इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। जी जी। कहना ये चाहते थे कि जब इतनी शिक्षा आपने हासिल की है तो सिर्फ घर संभालने के लिए तो नहीं, जैसा आपने बताया कि जो 1950 के दशक या 60 के दशक, क्योंकि 70-80 के दशक में भी ये कविता लिखी गई थी। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जब हम बढ़े हैं तो विवाद थोड़े ज़्यादा व्यक्तिगत और चयन आधारित हो गए हैं। जो निजी निर्णय हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और जो सही भी है, क्योंकि अल्टीमेटली कहा जरूर जाता है दबाव के रूप में कि दो परिवारों का, आत्माओं का, परमात्माओं का सबका मिलन है, लेकिन अल्टीमेटली जो दो लोग साथ में रह रहे हैं उन्हीं को एक दूसरे को झेलना है। तो चयन आधारित हो जाना मुझे लगता है कि कहीं से भी गलत नहीं है। और जो अभी आपने बताया, जो जेंडर इक्वलिटी की बात की, पहले सर पुरुष और महिला की भूमिकाएं एकदम स्पष्ट थी। पुरुष को ये काम करना है, महिला को ये काम करना है, जो अभी आपने बताया 50 के दशक की बात। अब मुझे लगता है कि इनमें लचीलापन आया है। बिल्कुल। और ये लचीलापन आने का बहुत बड़ा कारण शिक्षा और आर्थिक जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, वो है। एक एक करके बात कर लेते हैं। सर जैसे शिक्षा की अगर बात की जाए तो बहुत से सकारात्मक चीज़ें हैं जो परिवार या शादी जैसे रिश्तों को बदल रही हैं। जैसे अगर दो कपल शिक्षित हैं तो निश्चित तौर पे वो एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। अगर वो शिक्षित है तो तर्क यही कहता है। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसका ज़्यादा तर्कसंगत समाधान निकालने को मिलेगा उन्हें, अगर वो शिक्षित हैं। अगर पति पत्नी दोनों शिक्षित हैं, दोनों की बात कर रहे हैं हम। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर आप शिक्षित हैं तो शादी को लेकर जो आपका निर्णय होगा, आपका पति कौन हो, आपकी पत्नी कौन हो, बेहतर अपने लिए वर या वधू आप चुन सकते हैं। तो शिक्षा नकारात्मक तो नहीं है, हाँ, लेकिन इसके दूसरे एस्पेक्ट की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जब आप बहुत शिक्षित होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, तो बहुत सी अपेक्षाएं भी बनती हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं और 10% 15% भी एक्सपेक्टेशन अगर कम हुई तो फिर आदमी नाराज़ होता है, रिश्तों में खलिश आ जाती है। दूसरी बात सर, एक चीज़ और है कि शिक्षा का, हालांकि हम उसको बहुत नकारात्मक असर तो नहीं कह सकते, लेकिन
करियर पे जब बहुत ज़्यादा फोकस होने लगता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो निजी रिश्ते हैं वो थोड़े से कमज़ोर होने लगते हैं। आपका शिफ्ट किसी भी एक डायरेक्शन में, हालांकि फिर हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप करियर पे ज़्यादा फोकस देखते, 15-15 घंटे 16-16 घंटे जो कॉर्पोरेट लाइफ्स हैं, निजी रिश्तों पे क्या असर पड़ता है। इवन जब हम लोग सर कुछ दिनों पहले सिविल सेवा पे डिस्कशन कर रहे थे, तो आप ही ने बताया था कि आईएएस का घर वहाँ पे क्यों होता है, कि 24/7 की लाइफ होती है, की जॉब होती है, तो निजी रिश्तों पे उसका असर पड़ता है। तो शिक्षा के दूसरे एस्पेक्ट भी हैं। अच्छा, जब हम आर्थिक सुरक्षा की बात करते हैं, तो जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि जब कोई महिला या पुरुष जब आर्थिक रूप से सबल होता है, तो जो गलत रिश्ते उसके लिए होते हैं वो छोड़ सकती है या वो छोड़ सकता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उसे पता है कि हमको बेहतर रिश्ता मिल जाएगा, जबरदस्ती किसी ट्रैप पे नहीं फंसना। दूसरी बात, जब हम निर्णय लेने की बात करते हैं, घर के जो निर्णय होते हैं उसमें भी आपको वरीयता दी जाती है, क्योंकि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, आप समाज देख रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने परिवार में आर्थिक रूप से जब योगदान देते हैं, तो आपको सम्मान भी ज़्यादा मिलता है। मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी सर कि पुरुष मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। तो समाज वैल्यू पैसे को करता है, और पैसा जो भी अर्न करके लाएगा ईमानदारी के साथ में, उसकी इज्जत होगी। तो आर्थिक सशक्तिकरण होना रिश्तों को एक अलग डायरेक्शन पे ले जा रहा है, पर मुझे लगता है कि सही चीज़ है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और एक और बात की, जब आपने 50 के दशक की बात की थी, तो मुझे याद कि उस समय जो गृहिणियाँ थीं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थीं पुरुषों पे। आज वो निर्भरता कम हुई है। मैं महिलाओं के तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर स्थापित रूप से जब भी विवाह को देखा गया है, वो एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था ही है। महिला को ही सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, पुरुषों को कम करने पड़ते हैं। जो लोग देख रहे हैं बुरा ना माने कि हम महिला सशक्तिकरण को कहाँ से बीच में लाए, लेकिन ज़रूरी है सर, क्योंकि वास्तविकता में जो रूपांतरण हो रहा है वो महिलाओं को सबल करने की तरफ ज़्यादा हो रहा है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उसके भी हैं। जैसे सर, जब आपके पास पैसा होता है, जब आपके पास मजबूती होती है, तो आपको लगता है कि ये हमारी, जैसे कभी नाराज़ हो गया आदमी, तो उसको लगता है कि ठीक है, ये चले जाएंगे तो क्या हम अपने को संभाल नहीं पाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। तो एक सहनशीलता जो होती है कहीं ना कहीं वो थोड़ी कम हो रही है। जो जब इस प्रकार से आप किसी पे, जैसे आप कहीं नाराज़ हो गए, जॉब की बात कर लें, ठीक है, अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट छोड़ के चले जाएं, कहीं और ज्वाइन कर लेंगे। सेम शादी के साथ भी आजकल दिख रहा है, चूँकि कॉन्ट्रैक्चुअल उस प्रकार की चीज़ें तो बढ़ ही रही हैं। उसके अलावा मुझे लगता है सर, कहीं ना कहीं जो वर्क लाइफ बैलेंस है ये बिगड़ रहा है, जिसका असर विवाह और रिश्तों पे भी पड़ रहा है। बाकी सर सीधी सी बात है, जो हमने भी कहा कि इस प्रकार की चीज़ें, चाहे शिक्षा हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो, ये विवाह या परिवार को एक यूनिट के तौर पे कमज़ोर नहीं कर रही, ये रूपांतरित कर रही है। और ये रूपांतरण अगर महिला सशक्तिकरण की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो संस्था जो पितृसत्तात्मकता की उपज दिखती है, उसके सामने जब स्त्री सशक्तिकरण और समानता जैसी भावनाएं मुंह खोल के खड़ी हो जाती हैं, तो निश्चित तौर पे उसको झुकना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से जो महिला हो या पुरुष हो, इस प्रकार के निर्णयों में शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व दें, और निर्णय उनका है, ज़िंदगी उनकी, अपने हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। खैर सर, जब आपने लेविन की बात की थी और वो डिंक की हम लोग बात कर रहे थे, तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स की अगर हम बात करें, तो शादी की या इस प्रकार के रिश्तों की जो परिभाषा है, बहुत बदलाव देखने को मिला है। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं सर? सर, विवाह की संरचना को आधुनिक समय में अगर देखें तो बहुत व्यापक तौर पर परिवर्तित किया है इन डेटिंग ऐप्स ने और सोशल मीडिया ने। अगर हम 2023 के आंकड़ों की बात करें, तो लगभग आधी शादियां, यानी कि 50% शादियां जो हुई हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हुई हैं, जो वास्तव में केवल आंकड़ा नहीं है, ये वास्तव में बदल रही सभ्यता और सोच को दिखा रहा है। तो आज के समय में अगर हम कहें बहुत आसान सी भाषा में कि अब कुंडली नहीं मिलाई जा रही है, अब जो मिलाया जा रहा है वो है प्रेफरेंसेस। अगर प्रेफरेंसेस मैच कर रही हैं तब शादियां हो रही हैं। पहले ज़माने में क्या होता था सर कि जैसे घर के रिलेटिव्स और जानने वाले या कोई एजेंट बीच में ऐसे, तो वो शादियां देखने जाता था, तो क्या बताता था कि भाई एक लड़का है, एमएससी कर रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छा ब्राइट स्टूडेंट है, यूपीएससी भी दे रहा है और अच्छे घर का है। बस इतना ही बताना काफ़ी होता था और उसी से शादियां हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होता है। अब आपकी
ऐप बताएगा कि आपकी 99% कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, 15 कॉमन इंटरेस्ट होनी चाहिए, तब जा करके यहाँ तक कि घर से डिस्टेंस कितना है वो भी कंसीडर करके ऐप बताता है। उसके बाद आगे बाकी चीज़ें डील की जाती हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजी ने प्रेम को कितना सिंपल कर दिया है। राइट स्वाइप करिए यस है, लेफ्ट स्वाइप करिए नो है। कितना इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है सर। अगर हम डेटिंग ऐप्स की बात करें सर, तो जैसे एक बहुत फेमस डेटिंग ऐप है टिंडर। तो लोग कहते हैं ना, टिंडर ने प्रेम को और रिलेशनशिप्स को मैकडोनल्ड्स का मेन्यू बना दिया है। अभी उसमें सब कुछ तेज है, सुविधाजनक है, फास्ट थ्रू डिलीवरी है, लेकिन पौष्टिकता पर कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो क्वालिटी की बात करती हो। और बिल्कुल उसी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास 1000 से ज़्यादा मैच हैं और उसके बावजूद भी आपका एक भी परफेक्ट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो यूँ समझिए कि हर एक मैच, हर एक लाइक जो होता है वो एक तरीके का आजकल की जनरेशन के लिए डोपामिन हिट हो जाता है। और वो डोपामिन हिट बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग में होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि लोग ये भूल जा रहे हैं कि रिश्ता बनाना पड़ता है, रिश्ता मिलता नहीं है। लेकिन अभी जो डेटिंग ऐप्स हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने इस थ्योरी को ही बदल दिया है। दे आर जस्ट मेकिंग इट, जैसा होता है ना कि 2 मिनट का नूडल है, आपने बनाया और खाया। तो ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है। सोशल मीडिया भी उसी तरीके से एक गेम चेंजर साबित हुआ है सर, पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर के तो कह सकते हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो इंस्टा ने रिलेशनशिप को एक तरीके से बना दिया है परफॉर्मेंस आर्ट। 46% के आसपास युवा जो हैं, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, वो वास्तव में क्या कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पर स्टेज करने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है। वो वेकेशन पे नहीं जा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर अपडेट करने के लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इसने बिल्कुल सोच को बदला है। कुछ शब्द हैं सर, मैंने चूँकि आपने टॉपिक बोला था तो मैंने उस टॉपिक पर थोड़ा पढ़ना शुरू किया और आज की जनरेशन को समझने के लिए पढ़ना शुरू किया, क्योंकि ये शब्द तो मैंने पहली बार ही शायद सुने हैं, शायद आपने सुने हो या यूज़ भी किए हो, मुझे पता नहीं है सर। कुछ शब्द मैंने नोट किए सर, जैसे बेंचिंग, सिचुएशनशिप, कैपिंग, घोस्टिंग, कैट फिशिंग। ये वो शब्द हैं जो आजकल की जनरेशन में पॉपुलर है। और ये मैरिज के उस ट्रेडिशनल आउटलुक और जो थीम थी उससे बहुत डिफरेंट है। अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है द टिंडर स्विंडलर। ये अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये कोई एक शो नहीं है, ये वास्तव में एक वार्निंग है कि सोसाइटी किधर जा रही है। सोशल मीडिया ने किस लेवल तक चीज़ों को चेंज कर दिया है। लेकिन अगर हम बात करें एक और फैक्टर को देखते हैं, अगर हम एवरेज फर्स्ट डेट के ड्यूरेशन की बात करें तो 1990s में अगर कोई पर्सन फर्स्ट डेट पर जाता था तो ऑन एन एवरेज 3 आवर्स स्पेंड करता था। और आज की जनरेशन में अगर कोई फर्स्ट डेट पर जाता है तो मैक्स 35 to 45 मिनट्स का एवरेज है। ये दिखाता है सर कि सब कुछ इंस्टेंट है। मतलब इंस्टा रील के जितना ही पेशेंस है रिलेशनशिप के लिए भी। बिल्कुल। तो ये तो सर वो पहलू हैं जिन पहलुओं पर समाज में इधर उधर हर तरफ से आप बार बार सुन सकते हैं। लेकिन इसको मैं दूसरे नज़र से कहूँ तो ये सब कुछ केवल ब्लैक नहीं है, इसमें कुछ वाइट एस्पेक्ट्स भी हैं, इसके कुछ सफ़ेद पहलू भी हैं। जैसे कि लोगों के पास चॉइस आई है, दे हैव चॉइसेस, और चॉइसेस जो हैं वो सर डेमोक्रेटाइज हुई हैं। लोगों के पास, जैसे हम लोग आर्टिकल 15 में पढ़ते हैं ना सर कि किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, रंग, वो सारे भेदभाव के आधार सोशल मीडिया ने ख़त्म किए हैं। बेसिकली मैरिजेस के एस्पेक्ट से देखें या रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से देखें तो वास्तव में ये वुमेन एम्पावरमेंट से भी जुड़ा है, उनके लिए चॉइसेस से भी जुड़ा है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते। तो समय और ज़रूरत और सिचुएशंस के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को तो चेंज कर सकते हैं। मैच मेकिंग एक तरीके से समझिए कि टेक्नोलॉजी ने इजी तो कर दी है और ये चीज़ यहाँ पर रुकने वाली भी नहीं है सर। अगर मैं थोड़ा सा फ्यूचर की भी बात करूँ तो मैं देखता हूँ कि ये चीज़ फ्यूचर में कुछ ऐसी होगी कि अब आगे चल के AI पावर्ड मैच मेकिंग होगी। आप सुबह उठेंगे, एलेक्सा से बोलेंगे कि मेरे लिए एक मैच ढूंढ दो, और
एलेक्सा आपको ढूंढ के देगी कि आपकी परफेक्ट मैच क्या है। फिर उसके बाद VR डेटिंग भी शुरू हो सकती है, वर्चुअल रियलिटी की डेटिंग भी शुरू होने का चांसेस है। तो सोशल मीडिया और इस तरीके की चीज़ें धीरे धीरे करके और प्रोग्रेस ही करेंगी सर। ये AI का जब से ज़माना है, आप देखिए हर एक चीज़ में AI आ रहा है, तो ये निश्चित तौर पर अभी और चीज़ें चेंज होंगी। तो जो ट्रेडिशनल थिंकिंग पैटर्न है, जो ये मानता आ रहा है कि नहीं हमारा तो वैल्यू खत्म हो रहा है, हमारा वैल्यू पैटर्न बदल रहा है, तो उसके लिए तो थोड़ा और ज़्यादा शॉकिंग होगा। लेकिन ये नई जनरेशन के हिसाब से है। मैंने बताया ना, जैसे वो शब्द हैं मैंने नहीं सुने थे सीरियसली, मैं आज मैंने पहली बार कुछ एक दो शब्द तो सुने थे बीच के, लेकिन सारे नहीं सुने हुए थे। तो जब मैंने उसके बारे में स्टडी करना शुरू किया तो मैंने एक्चुअली सर्च ही यही किया था कि आज की जनरेशन किन टर्म्स को यूज़ कर रही है। तो बेसिकली क्या है सर कि थ्रेट्स भी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल थ्रेट्स हैं। समाज को आज की ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि सर टाइम देने का एक प्रॉब्लम आता है कि मतलब टाइम कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन सर अगर वही बंदा करियर ओरिएंटेड नहीं रहेगा तो वो अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएगा। इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। भूखे भजन ना होए गोपाल। हाँ, नहीं, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल मनी ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई पर्सन काबिल है और वो अपनी काबिलियत को दिखाने का मौका भी नहीं पा रहा है, तो ये तो उसके लिए बहुत बुरी स्थिति है सर। और अगर उसके लिए उसको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और उसके लिए वो पे कर सकता है, देन व्हाई नॉट, करना चाहिए उसे। तो ये सर सोशल मीडिया ने अलग अलग एस्पेक्ट्स में मैरिजेस को, फैमिलीज़ को इम्पैक्ट तो किया है। तो लेकिन सर अगर हम कहें तो आने वाले समय में जैसे मैंने अभी तक बताया कि मुझे लग रहा है कि अब VR डेटिंग भी होगी, शायद लोगों को तैयार रहना चाहिए। तो आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं सर, विवाह संस्था में क्या परिवर्तन हो सकते हैं? भविष्य में इसका क्षरण होगा, चेंजेस होंगे, इसमें परिवर्तन आएगा, या ये पूरी तरीके से बदल के एक नया कोई इंस्टीट्यूशन ही आ जाएगा? आपको क्या लगता है सर? सर अब भविष्य के बारे में कुछ हम बातें ही कर सकते हैं पैटर्न को देखते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि कंपेनियनशिप जो शब्द है, इस पे थोड़ा सा जोर ज़्यादा दिया जाएगा। आपसी संतुष्टि जो है उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और व्यक्तिवाद, मतलब व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से चीज़ों को और लेगा। जैसा आपने कहा कि वर्चुअल रिलेशनशिप, या एक टर्म मैंने सुना था लिविंग अपार्ट टुगेदर, LAT जैसे टर्म, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। और निश्चित तौर पर सर AI के आने के बाद से विवाह एक संस्था के तौर पर बदलेगी। जैसे अभी आपने कहा जिन ऐप्स की आपने बात की थी, इनमें AI आ जाएगा तो AI बताने लगेगा नहीं तुम्हारे किस्म का नहीं है, तुम चाय में चीनी कम लेते हो, चाय में चीनी ज़्यादा लेती है, इस प्रकार की चीज़ें भी करेगी। टर्म मैरिजेस की भी बहुत से लोग बात करते हैं कि टर्म मैरिज की 7 साल तक शादी रहेगी, फिर उसके बाद नहीं रहेगी। या इवन मैं कहता हूँ सबसे बड़ा चेंज क्या रहा, जब हिंदू इतिहास को हम देखते हैं तो हमारे यहाँ शादियाँ सैक्रोसेंट मानी जाती थी। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देखने को मिलती थी। भारत में जो हिंदू मैरिजेस थी उनमें सबसे बड़ा जो बदलाव आया, जो हमने देखा कि हमने हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा हिंदू शादियों में भी तलाक या इस प्रकार की अवधारणा को रखा कि अगर तुम किसी रिश्ते को झेल रहे हो तो तुम अलग हो जाओ उससे। तो इस प्रकार के बड़े इंपॉर्टेंट बदलाव भी हमको देखने को मिले। हमें ये बताना ज़रूरी है यहाँ पे कि जो तलाक को हमेशा नकारात्मक तरीके से देखा जाता है, हम उसको अगर उसके पॉजिटिव साइड को देखें तो कोई अगर किसी रिश्ते के साथ खुश नहीं है, अपनी ज़िंदगी तबाह करने से बेहतर है कि किसी से अलग हो जाओ। बहुत से हमने उदाहरण देखे थे। हमने एक वो सोनम रघुवंशी का बड़ा मामला देखने को मिला था। इस प्रकार के कुछ मामले से देखने को मिल रहे हैं। और मैं सिर्फ महिला के नज़र से नहीं, पुरुष के नज़र से भी बता रहा हूँ कि अगर आप किसी रिश्ते से खुश नहीं हैं तो आप उससे अलग हो जाइए। हिंदू मैरिज एक्ट और तमाम जगहों पे व्यवस्थाएं हैं, आप तलाक ले सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर हों, बदलाव हों, तो निश्चित तौर पे अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द हमने पहले भी इस्तेमाल किया था कि क्षरण के बजाय रूपांतरण कहना ज़्यादा सही है। और जो बहती नदी है उसका पानी बेहतर होता है, रुक जाती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। रिश्ते हैं, रिश्ते भी बदलेंगे, समाज बदल रहा है, पूरा विश्व बदल रहा है, हम सब बदल रहे हैं, तो फिर रिश्ते क्यों नहीं बदलेंगे सर? रिश्तों में बदलाव देखने को मिलेगा सर। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक रूपांतरण देखने को मिलेगा, जो मुझे लगता है सर। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष के तौर पर अगर आप एक ओवरऑल देखा जाए तो आप किस प्रकार से देखते हैं इस डिबेट को, इस विषय को? देखिए सर, डिस्कर्स में अगर हम चलें तो बायोलॉजी का मैं कॉन्सेप्ट लूँगा। एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम यानी विरामित संतुलन, ये एक इवोल्यूशन की थ्योरी पर आता है। और अगर हम देखें तो भारतीय समाज, पर्टिकुलरली भारतीय समाज, आज बिल्कुल पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम वाली स्थिति में है। जिधर ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो चीज़ ज़्यादा फंक्शनल होगी, जो टॉलकॉट पर्सन्स की थ्योरी थी, जो चीज़ ज़्यादा फंक्शनल होगी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी उसी तरफ इवॉल्व हो जाएगी। निश्चित तौर पर
ये वो समय है जो मेक इट और ब्रेक इट वाला समय है। तो ये अगर देखें कि किस तरफ से डिविएशन होगा और किधर झुकाव ज़्यादा होगा, तो हम देखेंगे कि पूरी पीढ़ी और पूरे समाज को लाभ किससे ज़्यादा हो रहा है। देखिए, समाज के परिवर्तन हमेशा से होते आए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, और हम लोग एक्चुअली वो जनरेशन है जो ट्रांजिशन को सबसे ज़्यादा और फास्टेस्ट वे में देख रहा है, क्योंकि 90s के किड और 2020s के किड हमने वो दोनों देखे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो जो और सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन जो है वो इस दौर में रहा। इतना फास्ट ट्रांजिशन 90s 50s में भी नहीं था, और अभी 4 साल 10 साल या मान लीजिए 15 साल के बाद जब स्टेबल होगा तो उसके बाद भी इतना फास्ट ट्रांजिशन नहीं होगा। तो इस वजह से लोगों को इश्यूज ज़्यादा समझ आ रहे हैं, लेकिन ये ट्रांजिशनल फेज है। जो भी होगा वो समाज के लिए जो ज़्यादा हितकर होगा, समाज उसे अडॉप्ट करेगा और वो फंक्शनली चलता रहेगा। और एक और ख़ास पैटर्न अगर मैं इसमें देखूं तो मैं कहूं सर, ग्रामीण एरिया हो, कस्बाई एरिया हो, या शहरी एरिया हो, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो, इस चेंज से कोई भी एस्पेक्ट समाज का बचा हुआ नहीं है। गांव में भी अब शादियां वैसे ही टूट रही हैं, जैसे आपने बोला किलिंग, वो भी हो ही रही है। सब तरह के परिवर्तन, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये केवल शहरी अवधारणा है। तो यह अवधारणा पूरे समाज को एक साथ लेकर के चेंज कर रही है, और हम उस चेंज को देखते हैं कि भविष्य में किस तरफ जाएगा। तो वो इसी तरीके से जाएगा जो समाज के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो व्यक्ति के लिए बेहतर है वही समाज के लिए बेहतर है। जो व्यक्तियों का समूह ही तो समाज है। तो निश्चित तौर पर मैरिज भी इवॉल्व होगी, चेंजेस और आएंगे, लेकिन वो चेंजेस निश्चित तौर पर लोगों की ज़रूरतों को ज़्यादा सेटिस्फाई करेंगे। 21वीं शताब्दी के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से ही होंगे, और इसी हिसाब से इसलिए इस संस्थान को या इस जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, इसको ये कहना कि ये डिग्रेड हो रहा है या इसकी वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं, मेरे हिसाब से बहुत प्रॉपर नहीं है ऐसा कहना। सर, 2 थ्योरीज मैं भी बात करना चाहूँगा। एक थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो रिश्तों के प्रकार समाज के लिए सबसे बेस्ट होंगे, मुझे लगता है वही टिकेंगे। और दूसरा सर, एथिक्स में एक थ्योरी पढ़ते हैं उपयोगितावाद का सिद्धांत। जिस चीज़ की ज़्यादा उपयोगिता होगी, समाज इसको बेहतर समझेगा, वही चीज़ ज़्यादा चलेगी। तो आशा करते हैं कि ये जो डिस्कशन रहा पंकज सर के साथ में, आपने इसको देखा, समझा होगा। मुख्य परीक्षा के, प्रारंभिक परीक्षा के बहुत से पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत में जो ये मैरिज एक इंस्टीट्यूशन की तरह है, ये किस प्रकार से इसमें बदलाव आया है, और आपके अपने अनुभव क्या कहते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में साथ देने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।